एवरीवन नमस्कार। पीडीएफ ऑन टेलीग्राम एंड लिंक इन कमेंट। आज का द हिंदू उतना खास नहीं है। जैसे किसी किसी दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड पॉइंट्स होते हैं तो उस दिन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी दिन मॉडेस्ट होता है और किसी दिन ठीक ठाक ओके। और हर दिन हर आर्टिकल का हिंदू का पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। PYQ सिलेबस एंड उसका इम्पोर्टेंस पर्पस होनी चाहिए। आर्टिकल से क्या हम एग्ज़ाम के लिए 2 से 3 पॉइंट निकाल रहे हैं डेली के डेली, ना कि आर्टिकल पे ही पूरा रिसर्च करना है। एक होता है ना, मीन्स और इंट्स पढ़े हैं, मीन्स एंड इंट्स, मीन्स एंड इंट। तो हिंदू इज़ अ मीन्स फॉर द UPSC और स्टेट PCS। इंड है, इंड UPSC है निकालना, मीन्स हिंदू है। अब मीन्स को ही इंड नहीं बनाना है कि मतलब हिंदू को ही पढ़ना यही इंड है, नहीं। ये मीन्स है, इसके थ्रू एग्ज़ाम निकालना है। तो ऑलवेज कीप मीन्स एज मीन्स, नॉट मेक मीन्स इंड। एक होता है ना, जैसे पॉलिटी में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते थे कि लॉ मीन्स है वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए लॉ मीन्स है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, सिविल सर्वेंट्स, कि लॉ को ही इंड बना देते हैं। मतलब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इटसेल्फ, इतना स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो करते हैं और वेलफेयर को इग्नोर करते हैं। उनका बस लॉ ही उनका इंड हो जाता है, बस वो लॉ फॉलो कर रहे हैं, उनका काम डन है। तो लॉ मीन्स था और इंड बन जाता है अपने आप में, और जो इंड था वो निगलेक्ट हो जाता है। इसी तरीक़ा से समझाना चाह रहे हैं कि हिंदू जस्ट अ मीन्स, हिंदू इज जस्ट अ मीन्स एंड इंड है UPSC। हिंदू को उसी तरीक़ा से पढ़ना है, डेली रिसर्च नहीं करना, 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा। क्या एग्ज़ाम के लिए मेरा इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, हर आर्टिकल से अगर 2-3 पॉइंट निकाल ली, कुछ नया कीवर्ड सीख लिए, दैट इज़ जस्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है। अपने आप को ज़्यादा बर्डन देना एक तरीक़ा से फिर फेल्योर की तरफ जाता है स्टेप। तो बस वो बताना था। तो आज का हिंदू ठीक ठाक ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे 2026 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ पास्टोरलिस्ट डिक्लेयर करना UN के थ्रू, वो आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। और फिर देखते हैं क्या है। जैसे स्टार्टिंग विद द इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट में इसका कहानी क्या है कि इलेक्शन कमीशन का EC से इट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू बार फॉरेनर्स फ्रॉम वोटर लिस्ट। इसका मेन पर कहानी चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन चल रहा है उसको लेकर बहस चल रहा है। तो उसमें इलेक्शन कमीशन का कहना है सुप्रीम कोर्ट में कि हम कोई नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप नहीं बना रहे हैं। आई एम नॉट मेकिंग एनी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप इन द डिफेंस ऑफ, अपने डिफेंस में बोला है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने। मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, आई हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू इंश्योर दैट नॉट अ सिंगल फॉरेनर इन द इलेक्टोरल रोल। मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंश्योर करना कि इलेक्टोरल रोल में कोई भी फॉरेनर ना हो। हम वही पावर को अपने फॉलो कर रहे हैं, बस ये आर्टिकल है। एक पॉइंट है कि 2.89 करोड़ वोटर इलेक्टोरल रोल से, यूपी में सबसे ज़्यादा ड्राफ्ट रोल जो आया है SIR के बाद यूपी का, उसमें से 2.89 करोड़ वोटर डिलेटेड हुआ है। देखो SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कभी कभी होता है, एक इंटेंसिव होता है, एक एक्सटेंसिव होता है, एक जो कि समरी रिवीजन होता है, और ये लार्ज लेवल पर रिवीजन हो रहा है। तो जस्ट इलेक्टोरल रोल को प्यूरिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए उसमें कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, जिससे कोई डिजीज़ है, कोई जो मर गया या फिर कोई माइग्रेंट वहाँ से चला गया, तो उसको बस इलेक्टोरल रोल को साफ़ करना, प्यूरिफाई द इलेक्टोरल रोल। एंड सुप्रीम कोर्ट का अपना, इलेक्शन कमीशन का अपना कहना है कि आर्टिकल 234 के अंदर मुझे राइट है, पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है कि डायरेक्शन, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, मेरे पास इसका पावर है 334। एंड मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ इलेक्टोरल रोल, ये एक्यूरेसी मेंटेन करने का भी मेरा पास पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। सेकेंड, आर्टिकल 326 एडल्ट सफ्रेज है, जिसमें ओनली सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट। 18+ सिटीजन होनी चाहिए एडल्ट सफ्रेज। एंड बाय द वे एडल्ट सफ्रेज में ओनली 18+ सिटीजन होना चाहिए। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, गवर्न पार्टिसिपेशन एंड रिवीजन ऑफ रोल्स। रिवीजन ऑफ रोल्स का जो रूल्स है जिसके तहत रिवीजन ऑफ रोल्स हो रहा है, इलेक्टोरल रोल्स, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के थ्रू हो रहा है। इसमें नॉट सिटीजन
जो नहीं है उसको डिटेक्ट करना है, डिटेक्शन ऑफ नॉन सिटीजन, डिजीज जो मर गया, एंड द शिफ्टेड या डुप्लीकेटेड जो माइग्रेंट होकर चले गए, या फिर कोई डुप्लीकेटेड वोटर तो नहीं है, कोई फेक वोटर तो नहीं है, ये डिटेक्ट करना, और उसको इलेक्ट्रोल इंटीग्रिटी को इंश्योर करना, साफ सुथरा इलेक्ट्रोल इंटीग्रिटी हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, एंड जस्ट, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। कंट्रोवर्सी बस आती है कि रूल्स वर्सेस कंपेशनेट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास बुलाया जाता है किसी ओल्ड पर्सन को, माइग्रेंट पर्सन को, कि आप इन पर्सन आपको अपेयर होना है कि आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ या फिर आपके नाम गलत है, तो उस केस में उनको अपने जॉब छोड़कर जाना पड़ता है, अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है। तो वो बस ये है कि रूल सबके लिए इक्वली करें या फिर कॉम्पेंसेट एडमिनिस्ट्रेशन करें, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न करें। रिसेंटली जो बंगाल में SIR का, उसमें स्पेशल प्रोविज़न किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर खुद जिसका एल्डरली पर्सन जो 80+ है उनके पास, और डिसेबल्ड पर्सन के पास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स खुद जाएंगे वेरीफाई करने, उनको नहीं आना पड़ेगा। वो है एम्पैथी फॉर वल्नरेबल्स, इसको एथिक्स के लिए लिख सकते हैं, एंड सब्सटेंसिव जस्टिस। तो एक्सक्लूजन का डर है कि माइग्रेंट्स, पुअर, वल्नरेबल, जिनका एड्रेस वेरीफाइड नहीं है, वो एक्सक्लूड हो सकते हैं। सेकेंड कि ये मद्रास हाई कोर्ट अपहोल्ड्स ऑर्डर टू लाइट लैम्प एट द मदुरई स्टोन पिलर। इसका मेन पर्पस क्या है कि रिसेंटली लास्ट मंथ की बात है, इसके 2 मंथ से चल रहा है, सिंगल बेंच जजमेंट दिया था। सिंगल बेंच का जजमेंट दिया था, उसमें बोला था कि आप लाइट जला सकते हैं उस हील पे। एक हील है मंदिर के सामने, मंदिर है उसके सामने एक हील है, पर्वत है, उस पर्वत पे एक दरगाह भी है। तो कंट्रोवर्सी है कि मंदिर के मैनेजमेंट, जो टेम्पल मैनेजमेंट का ट्रस्ट का कहना है कि हम सदियों से, मतलब सेंचुरी से यहाँ इस हिल पे लाइट जला रहा है। अब दरगाह का पोजीशन है कि मेरा अपना यहाँ मेरा प्लेस है दरगाह, यहाँ पर मत जलाइए लाइट। तो ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो पहला जो 2 महीना पहले आया था जजमेंट सिंगल बेंच का, तो उसमें बोला गया था कि इस दरगाह के ऊपर आप लाइट जला सकते हैं। उस जजमेंट को लेकर अपोजिशन ने काफ़ी अपोज किया कि ये लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट हो जाएगा, सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। और अपोजिशन ने ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर, उनके पास इम्पीचमेंट के लिए फाइल किया था। अभी इम्पीचमेंट हुआ नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो इम्पीचमेंट के लिए दिया गया था, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ था। नाउ अगेन सेकेंड बेंच हाई कोर्ट उसी जजमेंट पे सेकेंड हाई कोर्ट का बेंच बैठा, उन्हें फिर से अपहेल्ड किया ऑर्डर को कि यस आप कार्तिकेय दीपम को उस पर जला सकते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि दिस इज़ अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर, ये लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करेगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। नाउ इसमें कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो रिस्ट्रिक्शन है वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहनी चाहिए, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो हाई कोर्ट का जो डबल बेंच का, उनका कहना है कि मेयर अप्रिहेंशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का डर है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ये बस एप्रीहेंशन इज नॉट इक्वल टू द पब्लिक ऑर्डर। मेयर एप्रीहेंशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट इक्वल टू पब्लिक ऑर्डर, इसलिए ये ऑर्डर दिया गया है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या इस ऑर्डर पे प्रोग्रेस होता है। कहानी यही है। नेक्स्ट डेटा सेंटर आया या कुछ खास नहीं। आदित्य L1 इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बस इतना माइंड में बस रखना है न्यू स्टूडेंट जो नहीं जानते हैं कि आदित्य L1 क्या है, लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है। ये सोलर ऑब्जर्वेशन भेजा गया था इसरो के द्वारा 2023 में, जो 127 डेज के बाद 2024 में ये पहुंचा था L1 पॉइंट पे। L1 पॉइंट क्या होता, कहाँ होता है? सन और अर्थ के बीच का पॉइंट जहाँ ग्रेविटेशनल जीरो होता है। दोनों का बैलेंस ग्रेविटेशनल होता है, दोनों का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है बैलेंस होता है, वहाँ पे L1 होता है। एंड ऑब्जर्व करता है सन के कोरोना को, क्या स्पेस वेदर पे उसका क्या इम्पैक्ट है। जो सोलर स्टॉर्म, सन का जो सोलर स्टॉर्म होता है ना, सोलर स्टॉर्म,
सन के सोलर कोरोना उसको ऑब्जर्व करता है, उसका इम्पैक्ट ऑन स्पेस वेदर पे, इंडिया अर्थ के सैटेलाइट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर पे क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है। जस्ट वही ऑब्जर्वेशन है, सन का ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया था आदित्य L1 का, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ खास नहीं। ये एडिटोरियल काफ़ी देखे हैं कि इम्पोर्टेंट बताया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। राइट टू डिस्कनेक्ट शशि थरूर, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल आया था एक आज से 10 दिन पहले, जब विंटर सेशन था उसी समय पास नहीं हुआ बाय द वे। तो प्राइवेट मेंबर बिल्स आया था कि राइट टू डिस्कनेक्ट करने के लिए। और बस इतना जानना कि प्राइवेट मेंबर्स बिल्स होता क्या है। प्राइवेट मेंबर्स बिल्स कोई भी बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है एनी एमपी के द्वारा, चाहे लोकसभा एमपी हो या राज्यसभा एमपी हो, बट वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव की पार्ट नहीं है। ये एमपी बीजेपी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, बट ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट का पार्ट होता है। ये तो जानते ही हो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अदरवाइज और जितने एमपी होते हैं वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं होते। तो जो भी एमपी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है और बिल इंट्रोड्यूस उनके द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। एंड फ्राइडे को इसको इंट्रोड्यूस किया करने का इसका टाइम है। बाय द वे पास होना इसका मुश्किल है, लास्ट 2015 में ट्राई किया गया था, जो राज्यसभा से पास हो गया था, बट लोकसभा में इसको फेल हो गया था। और लास्ट 1970 में इसको पास हुआ था एक प्राइवेट मेंबर बिल, अभी तक एग्जैक्टली अच्छा। हाँ, इसका राइट टू डिस्कनेक्ट, इनका कहना है कि राइट टू डिस्कनेक्ट होनी चाहिए। डिजिटल एज में जो बाउंड्री है प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ के बीच में वो इरोड हो चुका है। कभी भी काम घर से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, घर पे भी फ़ोन बजता है, चलो लैपटॉप खोलो और काम करो। तो ये जो स्पेस डिजिटल एरा में जो स्पेस लास्ट को उसका इम्पैक्ट क्या होता है, सोसाइटी में इम्पैक्ट होता है, पर्सनल रिलेशन पे इम्पैक्ट होता है, मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है, डिप्रेशन एंजाइटी और पर्सनल रिलेशन पे इम्पैक्ट होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि इम्पैक्ट होता है। और इस आर्टिकल का उतना इम्पोर्टेंस है नहीं सिलेबस के, यूपीएससी सिलेबस एज पर यूपीएससी सिलेबस, जस्ट एक अवेयरनेस रखना है चल क्या रहा है। अगेन अमेरिका वेनेजुला कल काफ़ी डिटेल में किए थे। अगेन वही आर्टिकल है कि आर्टिकल जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 2.24 है, आर्टिकल 2 है यूएन चार्टर का, उसका वायलेशन हुआ है। उसमें बोला गया है कि आप यूज़ ऑफ फोर्स इंटरनेशनल रिलेशन में यूज़ ऑफ फोर्स यूनिलेटरल नहीं कर सकते हैं। एक ही केस में कर सकते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस में, या फिर ऑथराइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन का खुद सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज किया हो। अदरवाइज आप यूज ऑफ फोर्स सॉवरेन कंट्री पे नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल 2 यूएन चार्टर का है। बट हेजेमोनिक स्टेट लाइक यूएसए, जो कि एक हेजेमोनिक स्टेट है, वो इस जो सेल्फ डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको ब्रॉडन करते रहता है। जैसे कॉम्बैट टेरर, हम अपने इंटर टेररिज्म को से फाइट कर रहे हैं। वेनेजुला के केस में बोला कि ड्रग ट्रैफिकिंग से फाइट कर रहे हैं, अफगानिस्तान के केस में टेररिज्म से फाइट कर रहे हैं। उसी तरीक़ा से 1919 में काफ़ी हाई लेवल पर बम्बार्डिंग किया गया था यूगोस्लाविया का कि टेररिज्म यहाँ वो फैला रहा है। इस तरीक़ा से हेजेमोनिक स्टेट अपने आप को बाईपास कर देते हैं, उस लॉ को ब्रॉडन कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि कैसे आर्टिकल 2 का वायलेशन। सेकेंड पॉइंट कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक जजमेंट आया था कि आप किसी भी वहाँ के जो लीडर हैं, कंट्री के लीडर, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको पर्सनल इम्यूनिटी मिलेगा, ठीक है। एंड जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको पर्सनल इम्यूनिटी मिलेगा। एंड आप ही इज़ पर्सनल इम्यूनिटी फॉर द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ अ फॉरेन कोर्ट में उसका पर्सनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकता, उसी के कंट्री में हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ बोला जा रहा है कि यूएस कोर्ट में जो मदुरो का होगा उन पर कार्रवाई, उन पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, वो लीगल नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग। एंड अगेन
कि ये काफ़ी डेंजरस, प्रिकेरियस मतलब डेंजरस, प्रिकेरियस मतलब डेंजरस, डेंजरस एक डेंजरस प्रेसिडेंस सेट किया गया है इंटरनेशनल लॉ में। कभी भी चाइना अगर ताइवान पे अटैक करता है तो फिर यूएसए को कोई राइट नहीं है इसको क्रिटिसाइज करने का। एंड कोई भी छोटा कंट्री पे कोई बड़ा पावरफुल कंट्री करता है तो फिर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। अगेन आप एक अलग डायरेक्शन में सोच सकते हैं, यूएन क्रेडिबिलिटी का लॉस होना, कहाँ यूएन पता नहीं कुछ, कोई भी जजमेंट अभी कोई भी एक मतलब सेंटेंस भी नहीं आया यूएन का कोई कि उनका प्रेसिडेंट कुछ बोला हो, कुछ नहीं। देन माइट इज़ राइट, वहीं पे आर्टिकल जब यूक्रेन किया था तो गजब का पूरा आर्टिकल वेस्टर्न मीडिया भर गया था, यूनाइटेड नेशन के हर मीटिंग होने लग गया था। और अगेन इट इज़ मोरल एंड इलीगल टू यूनिलेटरली एक्टिंग मिलिटरली अगेंस्ट अ सॉवरेन कंट्री। ये आर्टिकल उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी फॉरेन एक नोटेड हिंदी के स्कॉलर था, उनको इंडिया ने वीज़ा डिनाई कर दिया, तो बस आर्टिकल वही गीत गा रहा है कि ये वीज़ा डिनाई करने से इंडिया एकेडमिक ओपननेस पे हार्म हो रहा है। इंडिया इज़ नॉट नाउ ओपन टू मल्टीपल और प्लूरल व्यू पॉइंट। डेटा शो ये देखो, ये अगेन मीडिया की डेटा शो कर रहा है कि वेनेजुएला में चाइना का डोमिनेंस था। मतलब अब जस्टिफाई करने की कोशिश, एक सेंस है मीडिया का कि जस्टिफाई करने की कोशिश हो रहा है कि वेनेजुएला में चाइनीज़ डोमिनेंस था। ये 3 से 4 आर्टिकल पढ़ चुके हैं। तो चाइनीज़ डोमिनेंस था इसलिए चाइना इज़ अ डेमन, इसलिए यूएस का एक्शन इज़ गुड। दैट इज़ जस्ट एंड ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि रीथिंकिंग इंडिया स्किलिंग आउटकम। लो प्लेसमेंट एंड लो स्किलिंग, इंडिया का स्किलिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ध्यान में रखना है। एंड अभी तक 140 करोड़, इसका मेन पॉइंट यहाँ से क्या निकालना है कि जो भी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किलिंग प्रोग्राम है उसका प्लेसमेंट बहुत लो है। एंड अभी भी स्किल जॉब का मिसमैच है, लो एम्प्लॉयबिलिटी है, मतलब उस पर एम्प्लॉयमेंट तो मिलता नहीं है, कम मिलता है, प्लेसमेंट बहुत लो है। तो फिर स्किलिंग क्यों करें? और स्किलिंग का ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन चलाए हुए उसका क्या बेनिफिट है? रीजन क्यों है लो? पहला पॉइंट निकाल लें यहाँ से कि एब्सेंस ऑफ स्किलिंग बिहेवियर एमंग द यूथ। जहाँ तक कि OECD कंट्री है उसमें 44% ग्रेजुएट्स ग्रेजुएशन करने के बाद एक कोई वोकेशनल प्रोफेशनल स्किलिंग कोर्स करते हैं। इंडिया में बस 4.4% है। इंडिया का यूथ ग्रेजुएशन करने के बाद स्किलिंग नहीं करना। तो पोस्ट डिग्री ग्रेजुएशन के बाद जो स्किलिंग का बिहेवियर है काफ़ी लो है। सेकेंड कि इंडस्ट्रीज़ का पार्टिसिपेशन नहीं है। सेकेंड क्या है? फर्स्ट ये बोले थे, सेकेंड इंडस्ट्रीज़ का पार्टिसिपेशन नहीं है। मतलब इंडस्ट्रीज़ अभी भी जो एम्प्लॉयमेंट करती है वो एम्प्लॉयमेंट में सर्टिफिकेट नहीं देखता है कि आप कहाँ से स्किलिंग सर्टिफिकेट किए हैं, जस्ट उसका अपना इंटरनल ट्रेनिंग होता है रिफरल के थ्रू। तो एम्प्लॉयमेंट जब भी कंपनी हायर करती है इंडस्ट्रीज़ तो सर्टिफिकेट को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। तो जस्ट वन ऑफ द रीज़न कि फिर जब वैल्यू नहीं मिलता है तो फिर क्यों स्किलिंग करें। एंड तीसरा कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ। क्यों? इसके साथ जो सेक्टर स्किल काउंसिल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट फोर्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन फ्रेगमेंटेड इन द सेंस कि ट्रेनिंग तो कोई और इंस्टीट्यूशन दे रहा है, ट्रेनिंग किसी और के द्वारा दिया जा रहा है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है SSC के द्वारा, स्किल काउंसिल ऑफ सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा, एंड प्लेसमेंट किसी और के द्वारा दिया जाता है। तो डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कोई लेना देना है किसी का है नहीं। कोई लो प्लेसमेंट, लो स्किल, लो क्वालिटी के लिए कौन अकाउंटेबल होगा? तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी की एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी में क्या है कि क्वालिटी कम जाता है। एंड फेल्योर ऑफ अकाउंटेबिलिटी नॉट इंटेंट, ये फेल्योर ऑफ अकाउंटेबिलिटी नॉट इंटेंट ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग, ये अकाउंटेबिलिटी का ही फेल्योर है। गवर्नमेंट फंड भी दे रही है अच्छा खासा
गवर्नमेंट का इंटेंट भी अच्छा है बट अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कौन अकाउंटेबिलिटी मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है इस लो प्लेसमेंट लो क्वालिटी के लिए? कोई एक हो जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको आप पनिशमेंट दो। क्यों इतना क्वालिटी लो है? कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। इस स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का वन ऑफ द फेल्यूर यही रहा है। एथिक्स का भी पार्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड जस्ट स्ट्रक्चरल फेल्यूर, नो ट्रस्ट। अब जो भी वो जो डिग्री है, स्किलिंग डिग्री ऐसे सेक्टर स्किल काउंसिल का ऐसे का, उस पर किसी की इंडस्ट्रीज को ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट नहीं है, उसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है उस डिग्री का। कोई भी जो इंडस्ट्रीज़ है उस डिग्री को मान्यता नहीं देता है। वहीं पे प्राइवेट डिग्री जैसे गूगल्स का, क्लाउड का, माइक्रोसॉफ्ट का, उसका अपना क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि वहाँ अकाउंटेबिलिटी होता है कि हाँ आप गूगल दिया है आपको तो कभी तो ठीक है ये सर्टिफाइड क्वालिटी होगा। बट गवर्नमेंट का जो एसएससी जो सर्टिफिकेट इशू करता है उसका क्वालिटी का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होता है। नाउ बायो मटेरियल क्या है? ये इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के लिए है। जस्ट इतना जानना है कि बायो मटेरियल का मतलब है कि कोई भी मटेरियल डेवलप्ड बाय बायोलॉजिकल सोर्स, मतलब प्लांट और एनिमल्स ऑर्गेनिक सोर्स के थ्रू जो मटेरियल हम डेवलप करते हैं उसको बायो मटेरियल बोलते हैं। एंड इससे इम्पोर्टेंस, इससे क्या होगा कि फ्यूल बेस्ड इम्पोर्ट कम होगा। जैसे मटेरियल जो भी प्लास्टिक या अदर मटेरियल बनाए जाते हैं उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जो मटेरियल होते हैं उससे बनाया जाता है। तो अगर बायो मटेरियल को इन्हेंस करते हैं तो फिर फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा, पॉल्यूशन पे कंट्रोल होगा, फार्मर इनकम बढ़ेगा, फार्मर अपना जो क्रॉप रेसिड्यू है वो बेचेगा, उससे नया प्रोडक्ट बनेगा तो फार्मर को भी इनकम आएगा और अलग लेवल का एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, अलग इस पर इंडस्ट्रीज बनेगा डिफरेंट लेवल का। इसमें ड्रॉप इन बायो मटेरियल क्या होता है? ड्रॉप इन बायो मटेरियल का मतलब है कि उसका जो फीचर्स होता है वो जो अदर पेट्रोलियम बेस्ड मटेरियल होता है उससे आइडेंटिकल होता है, उसका केमिकली आइडेंटिकल होता है, उसी की तरह बिहेवियर, उसी की तरह प्रॉपर्टीज सारे होते हैं। उसको बोलते हैं ड्रॉप इन बायो, लाइक बायोपेट। एक होता है ड्रॉप आउट, केमिकली डिफरेंट होता है। एंड नेक्स्ट नोवेल बायो मटेरियल, ये एकदम अपना डिफरेंट क्वालिटी का ये बायो मटेरियल होता है, इसका क्रिएशन। एंड नाउ व्हाई नीड इंडिया बायो मटेरियल? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। जस्ट कुछ पॉइंट्स याद रखना है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए रेवेन्यू जनरेशन होगा, फार्मर्स को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा एंड डबलिंग फार्मर्स इनकम। डाइवर्सिफाई वैल्यू फॉर द एग्रीकल्चर फीड स्टॉक, जो एग्रीकल्चर का फीड स्टॉक है उसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और बायोप्लास्टिक का मार्केट 500 मिलियन करेंटली है और ज़्यादा ग्रो होगा। कंसर्न रिसर्च एंड डेवलपमेंट लो है, तो मेरा अपना R&D को स्ट्रेंथन करना है जिससे कि नया प्रोडक्ट बायो मटेरियल से बने। सेकेंड, वीक मैनेजमेंट एंड कंपोस्टिंग, वीक मैनेजमेंट वैल्यू। थर्ड, वीक वेस्ट मैनेजमेंट है। थर्ड, वैल्यू चेन वीक है। बस 3 पॉइंट काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ अपने आप रिसर्च, बस 3 पॉइंट लो, आगे बढ़ो अगर रियली में। नाउ प्राइवेटाइजेशन एंड पब्लिक पॉलिसी थ्रेटन्स इंडियाज पब्लिक हेल्थ कंसर्न। ये आर्टिकल है पब्लिक हेल्थ से नहीं, ये आर्टिकल टोटली इथिक्स से है। कैसे? एक बार में पढ़ने पता चलता है कि ये पब्लिक स्ट्रक्चर पब्लिक हेल्थ पे रिलेटेड है, बट ये इथिक्स से है। ठीक है। क्रॉनिक फंडिंग पब्लिक सेक्टर जो स्ट्रक्चर है उसका सिचुएशन डिलेपिडेटेड है। क्यों? अंडर फंडिंग का डिलेपिडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। जस्ट GDP बहुत ज़्यादा कम है, जो फंडिंग हो रहा है पब्लिक सेक्टर पे कम है, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, आउट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज हो रहा है। बस रिकैप किए। इस आर्टिकल का मेन कहना ये है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है पब्लिक हेल्थ का, ठीक है, एंड प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है और वो सही नहीं है। अब ये टोटली ये आर्टिकल रिवॉल्व होती है जानते हो किस साइड? कैपिटलिज्म, मार्केट बेस्ड वैल्यूज एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये इस आर्टिकल का मेन पॉइंट है। जस्टिस बाय द मार्केट एंड इफिशियंसी वर्सेस इक्विटी। यूपीएससी का डायरेक्शन इसी और रहा है। कहना है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन किए पब्लिक हेल्थ का, बस ये पहले बताया जाए कि पब्लिक हेल्थ का हाल बहुत ख़राब है, पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर का। सेकंड बताया जा रहा है कि प्राइवेट में क्या फीस, बहुत ज़्यादा फीस लिया जाता है, 40 लाख मेडिकल डिग्री देने के लिए।
जब आप इतना डिग्री लेते हैं किसी को डॉक्टर बनाने के लिए, इतना पैसा लेते हैं, तो फिर क्या उसको आप इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हैं कि वो फिर डॉक्टर बन के पैसा कमाने का मेंटलिटी रखे? आप उसको फिर इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि पैसा कमाकर 40 शिफ्ट ये फोकस टू एक्टिंग सोशल काउज के लिए काम ना करें, बल्कि अर्निंग के लिए काम करें, पैसा कमाने की मेंटेलिटी रखें। तो ये मार्केट, आप पहले तो मार्केट को प्रिंसिपल्स को आप जब लाए हो, मार्केट प्रिंसिपल, तो फिर वहाँ पे इथिकल प्रिंसिपल कैसे आएगी? वो सोशल काउज कैसे करेगा? वो तो प्रॉफिट अर्निंग ही करेगा कैपिटलिज्म में। और गवर्नमेंट का रेगुलेशन फेल्यूर है, गवर्नमेंट का अपना लैक ऑफ रेगुलेशन है जो प्राइवेट सेक्टर को सही से रेगुलेट नहीं कर पाता है, एंड गवर्नमेंट का अपना पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट फेल्यूर है। ये दो फेल्यूर है, अगर दो स्ट्रेंथन हो गया तो सब कुछ सही होगा। प्राइवेट सेक्टर पर रेगुलेशन स्ट्रेंथन किया जाए कि एग्जॉर्बिटेंट मतलब वेरी हाई अमाउंट ऑफ फीस कलेक्ट ना करें, एंड मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर का स्ट्रेंथन रहे, बस ये चाहिए। एंड गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस है कि जस्टिस बाय मार्केट देंगे, तो ये तभी होगा जब रेगुलेशन स्ट्रेंथन होगा। एंड इफ़िशियंसी एंड इक्विटी, इफ़िशियंसी तो देगा प्राइवेटाइजेशन, बट इक्विटी नहीं देगा। इक्विटी मतलब कि वल्नरेबल सेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। हाई फीस सबके लिए ओपन होगा फिर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सबके लिए इक्वलिटी देखता है, वो कोई इक्विटी नहीं देखता है, वो बट इफिशियंसी, केवल इफिशियंसी देखता है प्राइवेट सेक्टर। तो बस ये देखना कि लास्ट ईयर एक था कि कैपिटलिज्म क्या जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है, कैपिटलिज्म मार्केट फोर्स क्या जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है। इस इशू को लेकर अगर हेल्थ सेक्टर से आए तो आप इस डायरेक्शन में सोच सकते हैं। बस नेक्स्ट की ईपीएफ को इंक्रीज करने के लिए पढ़ रहे थे कि ईपीएफ का क्या होता है। एंड मिनिस्ट्री फॉर डबलिंग आउट ऑफ PIL एलोकेशन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स। ये PIL स्कीम है फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट। ध्यान रखना कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। पहला इसको स्टार्टिंग किया था 2021 में 5 साल के लिए, और इंसेंटिव दिया जाता है इंक्रीमेंटल सेल के लिए। मतलब इंसेंटिव दिया जाएगा, कुछ पैसा दिया जाएगा आप जितना इंक्रीमेंटल सेल किए। जैसे कि बेस साल में आप बेस ईयर एक माना जाता है कि जैसे कोई बेस ईयर 2021 है, उस साल आपका सेल 100 था और 2022 में सेल आपका हो गया 1000 था, 2022 में सेल आपका हो गया 2000, तो इंक्रीमेंटल कितना हुआ 1000। तो इस 1000 पे आप इंक्रीमेंट दिया जाएगा कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट के थ्रू, वेरी करता है 4 to 5%। अब गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का कहना है कि जो PIL स्कीम है ऑटो के लिए उसको हम डबल कर रहे हैं, 5800 कर रहे हैं, 5800 कर देंगे। लास्ट ईयर 2800 था। इसका 5 साल के लिए किया गया था इंक्रीमेंट, ठीक है। DBA 50% होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इसका 50% एटलीस्ट होनी चाहिए, कि आप डोमेस्टिक में उसका वैल्यू एडिशन किए हैं, मतलब कुछ नया प्रोडक्ट आप बनाए हैं, वैल्यू एडिशन। ये ना कि आप इंपोर्ट किए हैं और फिर यहाँ पर बस असेंबली करके नया प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा नहीं। आप डोमेस्टिक वैल्यूएशन, आपको कुछ नया वैल्यूएशन किए हैं 50% ऊपर, तभी आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। इसका फोकस क्या है कि नॉन जीरो इमिशन व्हीकल्स, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स पे इसका फोकस है। इस स्कीम का इंपॉर्टेंस मेक इन इंडिया को बूस्ट देगा, आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट देगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक बूस्ट, एक्सपोर्ट को बूस्ट, जो भी होगा। एंड एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है कि इन्होंने स्टील के सेक्टर में कुछ बड़े प्लेयर्स को पाया कि वो उन्होंने कोलूजन कर रहे थे, मतलब एक दूसरे से हाथ मिलाकर स्टील के प्राइस को रेगुलेट कर रहे थे। और कंपटीशन, दिस इज अगेंस्ट द कंपटीशन एंड एंटी ट्रस्ट, ये एंटी ट्रस्ट एंड कंपटीशन के अगेंस्ट है। उसी के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2022 में कंपटीशन एक्ट के, कि मार्केट में कंपटीशन बना रहा है। बड़ा प्लेयर ऐसा नहीं कि 3-4 बड़ा प्लेयर अपने साथ हाथ मिलाकर छोटे प्लेयर को किल कर दे और प्राइस को अपने अकॉर्डिंग तय करे। तो उस कंपटीशन को बनाए रखने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था कंपटीशन एक्ट 22 के थ्रू। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी मतलब जिसका एस्टेब्लिशमेंट लॉ के थ्रू होता है, एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल मतलब ये जज की तरह फैसला भी सुनाता है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ
ध्यान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। प्रिवेंट एंटी कंपटीशन, मतलब मार्केट में कंपटीशन बना रहे, ये इंश्योर करना। एब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन, कोई बड़ा इंडस्ट्री प्लेयर है उसका पोजीशन डोमिनेट अपना, उसको एब्यूज ना करें अपने पोजीशन को। एंड जस्ट रॉड्रिक एज ए इंटरिम प्रेसिडेंट, बोला जा रहा है कि इन्होंने मान लिया कि यूएसए के साथ कॉपरेट करेंगे। एंड डेनमार्क का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो चल रहा है कि डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अगर अमेरिका टेक ओवर करता है ग्रीनलैंड पे तो ये फिर इंड ऑफ नेटो हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक रीच, एक आर्कटिक आइलैंड है डेनमार्क, सॉरी ग्रीनलैंड, जिसपे एक सेमी ऑटोनोमस टेरिटरी है डेनिश किंगडम का, उस पर डेनमार्क का कंट्रोल है, सॉवरेनिटी है उसको। उसमें यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अगर आर्टिक क्वेश्चन पिघलता है तो ट्रेड रूट ओपन होगा, उस ट्रेड रूट में काफ़ी इंपॉर्टेंट उसका स्ट्रेटेजिक पोजीशन होगा। तो यूएसए चाहता है उसको एक्वायर करना, और वो डेनमार्क का पार्ट है। विल सी लेटर। नाउ दिस आर्टिकल, ग्रासलैंड ऑल्सो बिलोंग टू द नेशनल क्लाइमेट प्लान्स। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स के लिए कि 2026 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट, मतलब ग्रासलैंड का दिन है 2026 को, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पास्टोरलिस्ट, ग्रासलैंड का। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासलैंड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका मेन फोकस जो होता है यूएनएफसीसी का, उसका फॉरेस्ट पे होता है, ग्रासलैंड में फोकस नहीं होता है। तो अब बोला जा रहा है कि आप जो अपना फोकस है उसको इंक्लूसिव बनाइए, सबको जोड़िए, क्योंकि ग्रासलैंड भी एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है कार्बन सिंक करने में और क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। जो रिसेंटली यूएनएफसीसी का जो ब्राज़ील में मीटिंग हुआ था, उसमें ही फोकस टोटली दिया गया था फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्वेशन के लिए, और एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी बनाया गया था, फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसका काम था कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को इंटैक्ट रखने के लिए, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इनका कहना है कि ग्रासलैंड भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्रेटन इकोसिस्टम है। ग्रासलैंड थ्रेटन इकोसिस्टम पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में है। एंड ये हैबिटेट लॉस में, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के कारण फॉरेस्ट वहाँ कन्वर्जन हो रहे हैं, वहाँ फॉरेस्ट लगा दिया जा रहा है ग्रासलैंड में। अब उसका अपना बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, प्लांटेशन के कारण ग्रासलैंड का लॉस हो रहा है, इन्वेसिव स्पीसीज के कारण ग्रासलैंड का लॉस हो रहा है, एंड फॉसिल फ्यूल के एक्सट्रैक्शन के कारण। तो ग्रासलैंड इज अंडर द थ्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ओवरऑल कहना है कि ग्रासलैंड पे भी फोकस किया जाए, और जो भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनकी फोकस इंक्लूसिव होनी चाहिए, ग्रासलैंड के भी प्रोटेक्शन हो। और इंडिया, जहाँ तक इंडिया का टारगेट है कि 2.5 to 3 बिलियन CO2 कार्बन सिंक करना है एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर के द्वारा 2030 तक, मतलब 2.32 बिलियन कार्बन CO2 सिंक करना है फॉरेस्ट के द्वारा एंड ट्री कवर के द्वारा। तो इसको आप ग्रासलैंड को भी इंक्लूड करो कि ग्रासलैंड के द्वारा भी बाई रिकॉग्नाइजिंग ग्रासलैंड एज ए क्रूशियल कार्बन सिंक। इंडियन गवर्नमेंट को भी होगा कि आप फॉरेस्ट फोकस से मूव करके ऑल बायोम, ऑल बायोम की तरफ मूव कीजिए। ऑल बायोम मतलब सारा बायोम को आप कंजर्व कीजिए, ग्रासलैंड हो, डिजर्ट हो, फॉरेस्ट हो। तो इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, बस इस आर्टिकल का ये कहना है।